से मिले हैं और हमारा जो पाठ चल रहा है अध्याय वो है वंशागति तथा विविधता के आधार। ठीक है, सॉरी आधार नहीं है, सिद्धांत है, ठीक कर लेना, सॉरी, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ठीक है, तो इसमें यह है आनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स, और इसमें हमने पिछली क्लास में पिछली कक्षा में वो शुरू किया था प्रयोगात्मक आनुवांशिकी, जिसमें हमने थॉमस हंट मॉर्गन के बारे में बताया था, ड्रोसोफिला को उन्होंने क्यों लिया अपने प्रयोगात्मक मॉडल के रूप में, और ऐसे क्या क्या ड्रोसोफिला या फल मक्खी के लक्षण थे। फिर हमने वो प्रयोग किए थे जिससे उन्होंने जीन्स को गुणसूत्रों की ऊपर उपस्थिति बताई थी, तीन चार तरह के संकरण पढ़े थे हमने। ठीक है ना, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका द्रव्यक वंशागति। क्या पढ़ेंगे? कोशिका द्रव्यक वंशागति। माने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब ये पहले मैं आपको बिल्कुल सबसे सरल भाषा में बताता हूं। ठीक है, ये होता क्या है। अब हम जो जीव हैं, यूकैरियोटिक जीव हैं, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो गाय भैंस बकरी बंदर आम का पेड़ नींबू का पेड़ करेला के पेड़ कुछ भी, मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, तो हम सबके अंदर जो डीएनए होता है वो कहां पर उपस्थित होता है? केंद्रक के अंदर। सही बात है, केंद्रक में डीएनए होता है, लेकिन हमारे कोशिका द्रव्य में दो कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके अंदर डीएनए पाया जाता है। ये हमने कोशिका विज्ञान वाले अध्याय में पढ़ा था। और वो कौन सी कोशिकांग है? वो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, माने सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया माने सूत्रकणिका तथा लवक। लवक माने प्लास्टिड, हरित लवक माने क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, वर्णी लवक माने क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक माने ल्यूकोप्लास्ट। इन सब में भी जो डीएनए है वो पाया जाता है। और ये जो डीएनए है ये बिल्कुल जीवाणु के डीएनए के समान होता है, नग्न होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, ना ही कोई केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका होती है। और ये कोशिकांग कहां पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले पादप जनन। जब पादपों में क्या होता है, पादपों में ये है आपका बीजांड, मैं बीजांड बना रहा हूं, ये बीजांड है, ये बीजांड का भ्रूण कोश है, ये बीजांड काय है, ये आंतरिक अध्यावरण है, ये बाह्य अध्यावरण है। याद आ गया आपको? सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है ना? ये बीजांड व्रंत है इस तरीके से। ठीक है, इस भ्रूण कोश में ये हैं प्रतिव्यासन कोशिकाएं माने एंटीपोडल सेल्स, ये हैं आपकी सहाय कोशिकाएं माने सिनर्जिड्स, और ये है आपकी अंड कोशिका। और यहां पर बीच में है ध्रुवीय केंद्रक, और ये बीच वाली कोशिका है केंद्रीय कोशिका। तो ये जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित है, वो मैं लाल रंग का बना रहा हूं, और हरित लवक भी उपस्थित है, वो मैं हरे रंग का बना रहा हूं। अब क्या होता है, वर्तिकाग्र पर परागकण आकर बैठता है। ये परागकण बनाते हो ना आप ऐसे, अगर आपको याद है तो आप परागकण इस तरीके से बनाते हैं, और ये होती है इसकी बाह्य भित्ति, एक्साइन। याद है, जब ये वर्तिकाग्र पर बैठता है तो किसी एक जनन छिद्र से, जर्म पोर से क्या निकलती है? पराग नलिका। और पराग नलिका कहां तक जाती है? बीजांड द्वार तक। मुझे लगता है आपको ये सब चीजें याद आ रही हैं। और इसमें क्या होता है, दो नर युग्मक बन जाते हैं। तो नर युग्मक मैंने सफेद रंग के बनाए हैं, ऐसे करके नर युग्मक बन जाते हैं। और परागकण भी तो कोशिका होती है, इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये यहां पर होता है, ये नीचे नहीं आता। और जो इसका हरित लवक होता है वो भी इसमें ऊपर होता है, वो भी नीचे नहीं आता, तो ये ऊपर ही रह जाते हैं। अब जब निषेचन होता है तो निषेचन किस किस के मध्य होता है?
निषेचन होता है पहले नर युग्मक के बीच में और अंड कोशिका के बीच में, इस तरीके से, ऐसे। तो क्या बनता है इसके परिणाम स्वरूप? इसके परिणाम स्वरूप बनता है युग्मनज। अब मैं यहां बड़ा सा युग्मनज बना रहा हूं। मैंने युग्मनज पीले रंग का बना दिया। इस पीले रंग के युग्मनज में ये नर केंद्रक और ये अंड कोशिका का मादा केंद्रक संलयित होकर केंद्रक बना देता है। बना लिया। लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आया है? ये वाला। इसमें लवक कहां से आया है? हरित लवक। ये भी आया है माता की काया से, पिता की काया से नहीं आया। तो इसमें भी दोनों में डीएनए होता है। तो डीएनए है तो ये जीन अभिव्यक्ति, जीन प्रदर्शन करके प्रोटीन तो बनाएगा, माने कुछ लक्षण तो व्यक्त करेगा। तो माने बच्चों में इस वाले डीएनए के जो लक्षण हैं वो सिर्फ माता की काया से आते हैं, पिता की काया से नहीं आते पौधों में। इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्यिक वंशागति, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, या इसका दूसरा नाम है मातृत्व वंशागति। क्या नाम है? मातृत्व वंशागति, माने मैटरनल इनहेरिटेंस। समझ में आया? ये तो हो गया पादपों में। अब जंतुओं की बात करते हैं। जंतुओं में होता है क्या? क्या? अंड, एग सेल, अंड कोशिका। तो ये मैंने अंड कोशिका बना दी और ये हमने बना दिया है अंड कोशिका का केंद्रक, और केंद्रक के अंदर डीएनए वीएनए सब है। और यहां पर हमने बना दिया है अंड कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया। भाई ये जंतु कोशिका है तो इसमें लवक तो होगी नहीं। अब आता है क्या? अब आता है इससे निषेचन होने के लिए शुक्राणु। शुक्राणु नर युग्मक है। शुक्राणु आता है और शुक्राणु का केवल शीर्ष वाला भाग जिसमें एक्रोदोम होता है वो अंदर घुसता है, और ये है केंद्रक। याद है ना? और निषेचन होगा। और शुक्राणु का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कहां होता है? वो मध्य भाग में होता है, यहां मिडल पीस में। ये अंदर नहीं जाता है। और निषेचन होता है इतने हिस्से का, ऐसे। तो ये जो निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है, निषेचन के बाद जो युग्मनज बना, उस युग्मनज में इन दोनों का केंद्रक संलयित हुआ। ये तो शुक्राणु का केंद्रक है, ये अंडाणु का, दोनों संलयित हो गए और क्या बना लिया? द्विगुणित केंद्रक। लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ कौन सा आया? ये वाला, ये नहीं आया। तो ये हमने बना लिया ऐसे, और इसके डीएनए से जो लक्षण प्रदर्शित हुए वो सिर्फ माता की काया से हुए, ना कि पिता की काया से। शुक्राणु से नहीं हुए, अंडाणु से हुए। तो इसको कहते हैं मातृत्व वंशागति, या इसको कोशिका द्रव्यिक वंशागति भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों जो कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक, ये यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इसके दूसरे नाम मातृत्व वंशागति है, या फिर इसको एक नाम से और जाना जाता है अगुणसूत्रीय वंशागति। अगुणसूत्रीय वंशागति, अगुणसूत्रीय वंशागति, या फिर नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, या इसका एक और नाम है, इसे कहते हैं अतिरिक्त केंद्रकीय वंशागति। ठीक है, अतिरिक्त केंद्रकीय वंशागति, माने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस।
चीजें समझ में आ रही हैं? अब ये जो इसमें जो जीन्स होते हैं जो इस वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन जीन्स का नाम होता है प्लाज्मा जीन्स। ठीक है, सो जो उत्तरदायी जीन्स हैं इस प्रकार की वंशागति के लिए, उनको हम कहते हैं प्लाज्मा जीन्स। और सामूहिक रूप से उन सबको अगर हम एकत्रित कर रहे हैं तो उनको कहते हैं सामूहिक रूप से उन्हें कहते हैं प्लाज्मोन। प्लाज्मोन ये पूछा जा सकता है, ठीक है, प्लाज्मोन। अब कोशिका द्रव्यक वंशागति के बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण पढ़ना बहुत जरूरी है कि जो आपके प्रश्न होते हैं ना वो सीधे सीधे उदाहरण से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1, ये है जलीय घोंगे में कवच का कुंडलन। जलीय घोंगे, ये जो जलीय घोंगा है इसको अंग्रेजी में आप कहते हैं वाटर स्नेल, और इसका वैज्ञानिक नाम है लिम्निया पेरिग्रा। में कवच का कुंडलन। कॉइलिंग ऑफ द शेल, आपने घोंगा देखा है, बरसात में निकलता है घोंगा, किस तरीके से दिखाई देता है आपको? ऐसा। ये तो मैंने कार्टून वाला घोंगा बना दिया है, ठीक है, और इसमें कवच का कुंडलन होता है इस तरीके से। ठीक है, घोंगा। इसमें दो प्रकार के कवच होते हैं। एक होता है डेक्स्ट्रल, इसको ऐसे ही याद करेंगे, इसका हिंदी में कोई नाम नहीं है, डेक्स्ट्रल। और दूसरा होता है सिनिस्ट्रल। डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल, इसमें डेक्स्ट्रल को दिखाते हैं ऐसे बड़ा डी या बड़ा डी छोटा डी, और सिनिस्ट्रल को दिखाते हैं छोटा डी छोटा डी। अगर ऐसे आ जाए कि एक नर घोंगा ऐसा था, मादा घोंगी ऐसी थी, तो कैसे बच्चे होंगे? तो अगर ऐसा होगा तो ऐसा मत करना इसको इससे क्रॉस करा रहे हो तो सारे डेक्स्ट्रल आएंगे, नहीं। इसमें अगर लिखा है नर घोंगे में डेक्स्ट्रल था, मादा में सिनिस्ट्रल था, तो बच्चों में कैसा होगा? सभी में सिनिस्ट्रल, क्योंकि मातृत्व वंशागति का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है पैरामीशियम। पैरामीशियम में कप्पा। कप्पा को आप कैसे लिखते हो? कप्पा आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, ऐसा। ये ग्रीक शब्द है, कप्पा कणों की वंशागति। कप्पा कणों की वंशागति। अब पैरामीशियम में दो प्रभेद होते हैं। प्रभेद माने उपजाति। पैरामीशियम के दो प्रभेद। कौन कौन से वो प्रभेद हैं? पहला प्रभेद है संवेदी प्रभेद। संवेदी प्रभेद। संवेदी प्रभेद का मतलब है सेंसिटिव स्ट्रेन। और दूसरा है मारक प्रभेद। मारक प्रभेद माने किलर स्ट्रेन। ठीक है, किलर स्ट्रेन। दो प्रभेद हो गए। ये जो संवेदी प्रभेद है ये बड़ा सीधा सा होता है, और ये जो मारक प्रभेद है ये इतना घातक होता है कि ये इसको मार सकता है। लेकिन मारने के लिए ये बनता कैसे है? इसमें मारने के लिए क्या आते हैं? कप्पा कण। मैंने ऐसे लिख दिया, कप्पा कणों के कारण
ये बनता है मारक प्रभेद। और ये कप्पा कण की वंशागति किसके द्वारा होती है? ये होती है माता के माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। मैं माइटोकॉन्ड्रिया को माइटो लिख दे रहा हूं, आपको तो समझ है, हम पूरी बात कर चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। तो ये जो कप्पा कण है, क्वेश्चन आता है कम से कम कितने कप्पा कण आने चाहिए माता से बच्चे के शरीर में कि वो मारक बन जाए? तो यहां पर लिखा है मैंने कम से कम 400 कप्पा कण। अगर इतने कण आएंगे माता के माइटोकॉन्ड्रिया से तो ये मारक प्रभेद बन जाएगा और संवेदी प्रभेद को मारने में सक्षम होगा। ये कप्पा कण जो है ये कौन सी प्रोटीन बनाते हैं? ये प्रोटीन बनाते हैं पैरामीसिन। पैरामीसिन प्रोटीन क्या बनाते हैं? ये पैरामीसिन प्रोटीन बनाते हैं। समझ में आया समझ में? तो ये है आपका क्या? पैरामीशियम में कप्पा कणों की वंशागति। अब उदाहरण नंबर 3 है इसकी हमें ना विवरण नहीं पढ़ना। यह है ड्रोसोफिला माने फल मक्खी। ड्रोसोफिला में सिग्मा कणों की वंशागति। सिग्मा कणों की वंशागति, ठीक है। चौथा उदाहरण है आपका यीस्ट में। यीस्ट होता है ना जिसको आप सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कहते हैं। यीस्ट में बॉनी कोशिकाओं की वंशागति। देखिए ये भी बहुत अच्छा है। नंबर 4, यीस्ट में बॉनी क्या होती है? छोटी बॉनी कोशिकाओं, इसको कहते हैं ड्वार्फ या पिटाइट सेल्स। ड्वार्फ या पिटाइट सेल्स की वंशागति। अब हमने चाहे जलीय घोंगे में पढ़ा, यहां माइटोकॉन्ड्रिया था क्योंकि ये जंतु है। पैरामीशियम में माइटोकॉन्ड्रिया, ड्रोसोफिला में माइटोकॉन्ड्रिया है। और यहाँ यीस्ट जो है वो कवक है, उसमें हरित लवक तो होते नहीं, तो इसमें भी कैसी वंशागति होगी? ये माइटोकॉन्ड्रियल। इसमें क्या है? जो बॉनी कोशिकाओं के लिए उत्तरदायी जीन है वो माता के माइटोकॉन्ड्रिया से बच्चों में जाते हैं, पिता से नहीं जाते हैं, ठीक है। तो अब तक के सारे कौन से हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया के। अब जो अगला वाला है वो है आपका चूहों में, मादा चूहा, उसे चूहिया लिख दे, ठीक है। तो नंबर 5, चूहिया माने माइस में स्तन का ट्यूमर माने ब्रेस्ट ट्यूमर। ये भी किसकी वजह से होता है? कुछ माइटोकॉन्ड्रिया की जीन्स की वजह से। ब्रेस्ट ट्यूमर, इसमें ना सीधे सीधे उदाहरण पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उदाहरण नंबर 6 होता है आपका यीस्ट, न्यूरोस्पोरा और एस्परजिलस। एस्परजिलस नाइजर क्या होती है? ये भी एक शैवाल होती है ना। तो यीस्ट में आपका न्यूरोस्पोरा, ये कवक होती है, ठीक है। न्यूरोस्पोरा क्रासा, न्यूरोस्पोरा एवं एस्परजिलस में क्या? माइटोकॉन्ड्रियल वंशागति। माइटोकॉन्ड्रियल वंशागति, ठीक है। 7वां उदाहरण है आपका ये नरबंध्यता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी
किसकी वजह से है? माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। नंबर 7, नर बंध्यता। नर बंध्यता का मतलब है मेल स्टेरिलिटी। ये होती पौधों में है, लेकिन मैं यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया लिख रहा हूं ताकि आप लवक से कंफ्यूज ना हो जाएं, भ्रमित ना हो जाएं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूं होता क्या है। बहुत सारे पौधों में, जैसे गेहूं, मक्का, खीरा, उदाहरण लिख देते हैं। उदाहरण गेहूं, मक्का, खीरा आदि। इनमें क्या होता है बच्चे? इनमें अगर जो परागकण है उनमें अगर सारे जीन सही हैं, उर्वर हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसी अंड कोशिका के साथ निषेचन करते हैं जिसके अंदर बंध्यता के जीन्स हैं, मतलब, और ये बंध्यता के जीन्स कहां पर होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो उसकी वजह से जो नर पैदा होते हैं वो बंध्य होते हैं, वो आगे युग्मक जनन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर आपका जो आपका 8वां उदाहरण है वो है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा क्या होती है? 4 o'clock प्लांट, ठीक है। नंबर 8, मिराबिलिस जलापा, इसको आप 4 o'clock प्लांट कहते हो। में क्या होता है? इसमें लवकों की वंशागति, में लवकीय डीएनए की वंशागति। इसमें हरित लवक में वो जीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हरित लवक का आपका पहला उदाहरण है जो आप पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है? हरित लवक का जो डीएनए होता है वो निश्चित करता है कि शाखाओं का रंग कैसे होता है। इसमें 3 प्रकार की शाखाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार की शाखाएं कौन कौन सी हैं? 3 प्रकार की शाखाएं, 3 प्रकार की शाखाएं। बच्चे कौन कौन सी शाखाएं हैं? नंबर पहली है हरी शाखाएं। वो आप अपने आप आगे लिख लीजिएगा, हरी शाखाएं। बेटा हरी शाखाओं पर, हरी शाखाओं में जो पत्तियां हैं उन सब में भरपूर मात्रा में हरित लवक पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी जो है वो है धब्बेदार। धब्बेदार मतलब कहीं कहीं हरा रंग, कहीं पर हरा रंग नहीं, कहीं पर हरा रंग, कहीं पर हरा रंग नहीं, तो इसको कहते हैं धब्बेदार। इंग्लिश में कह सकते हैं इसको वेराइगेटेड। इसमें क्या होता है? इसमें पत्तियों में हरित लवक कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, है ना, ऐसे। और तीसरा होता है पीली सी, पीली माने पेल। इसमें क्या होता है? और ये होती है ग्रीन। इसमें हरित लवक जो है वो अनुपस्थित होते हैं। तो ये जो जीन्स होते हैं ये किस पर निर्भर करते हैं? ये निर्भर करते हैं अंड कोशिका वाली शाखा पर, ना कि परागकण वाले पे। माने इसके जो जीन्स हैं वो मादा के लवकीय डीएनए पर निर्भर करते हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। और आखिरी उदाहरण है आपका ओइनोथेरा लेमार्कियाना, जिसको इवनिंग प्रिमरोज कहते हैं। इसमें ओइनोथेरा लेमार्कियाना में हरित लवकीय डीएनए की वंशागति, में हरित लवकीय डीएनए की वंशागति। बस। अच्छा, अगर पूछा जाता है कि ये जो कोशिका, इधर देखिए, जो कोशिका द्रव्यक वंशागति है इसकी खोज किसने की थी? तो इसके जो खोज करता है वो है कार्ल कॉरेंस। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो खोज करता कार्ल कॉरेंस, ठीक है।
कार्ल कॉरेंथ ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोशिका द्रव्यिक वंशागति। बेटा इसके बाद जो हमें महत्वपूर्ण जो विषय पढ़ना है, जो टॉपिक हमें पढ़ना है, वो है आपका क्या, वो है जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर। ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। और जीन विनिमय के द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा होता है पुनर्योजन। क्या होता है, पुनर्योजन। तो देखते हैं जीन विनिमय। अगला है जीन विनिमय माने क्रॉसिंग ओवर। सबसे पहले वो वैज्ञानिक जिन्होंने जीन विनिमय को देखा था या उसका महत्व बताया था, वो थे जेनसन्स। कौन थे, जेनसन्स। जेनसन्स ने सन 1909 में, जेनसन्स पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कायस्मेटा बनते हुए देखा था और उन्होंने कायस्मेटा को जीन विनिमय माने क्रॉसिंग ओवर से उसका संबंध स्थापित किया। लेकिन फिर आए मॉर्गन, आप तो थॉमस हंट मॉर्गन को जानते हो, उन्होंने सहलग्नता और पुनर्योजन की खोज की। तो कहीं ना कहीं ये जीन विनिमय, पुनर्योजन और सहलग्नता कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब आपको अच्छे से पता है, आपने कोशिका विभाजन वाला पार्ट पढ़ा हुआ है। तो कोशिका विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन में, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं अर्ध सूत्रण एक माने मियोसिस 1। जब हम अर्धसूत्रण एक की बात करते हैं तो इसकी जो सबसे लंबी प्रावस्था होती है वो कौन सी होती है, वो होती है पूर्वावस्था एक। सबसे लंबी प्रावस्था ये होती है पूर्वावस्था नंबर 1 माने प्रोफेज 1। और इसमें 5 उपावस्थाएं होती हैं। सबसे पहली जो होती है वो होती है लेप्टोटीन या लेप्टोनीमा। तो ये मैंने बना दिया है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली यहां पर गायब हो रही है धीरे धीरे, इसलिए मैंने इसको टूटी टूटी रेखाओं में दिखाया है। और इसका जो केंद्रिका है वो भी गायब होनी शुरू हो गई है। तो यहां पर क्या होता है, जो सारे केंद्रक होते हैं वो केंद्रक झिल्ली पर एक बिंदु से चिपके हुए ऐसे दिखाई देते हैं। मैं यहां पर 4 गुणसूत्रों को लेकर चला हूं और इसको कहते हैं अटैचमेंट प्लेट, संयोजी पट्टिका। तो यहां पर मैंने तो 4 ही गुणसूत्र बनाए हैं। अगर ये गुच्छे में होते तो ये बिल्कुल फूलों के गुलदस्ते जैसे लगते। तो ये अवस्था क्या होती है, ये होती है लेप्टोटीन, या कुछ किताबों में इसको लेप्टोनीमा भी लिखा हुआ है, लेप्टोटीन। और इस अवस्था में क्या होता है, ये अवस्था किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, इसको कहते हैं गुलदस्ता, गुलदस्ता अवस्था माने बुके स्टेज। अब क्या होता है,
अगली जो प्रावस्था होती है उसमें जो समजात गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्र मैं आपको गुणसूत्रों में बता चुका हूं, माने होमोलोगस क्रोमोसोम, वो आपस में इस तरीके से संयुग्मन दर्शाते हैं। तो जैसे ये गुणसूत्र संख्या 6 पिता से आया है, और ये जो है, ये नंबर 6 जो है वो माता से आया है, इस तरीके से। और इनके बीच में एक प्रोटीन का सीढ़ी नुमा संरचना बनती है, ये मैंने ऐसे बना दी है। इस सीढ़ी नुमा संरचना को, ठीक है, इस सीढ़ी नुमा संरचना को देखिए, सीढ़ी नुमा संरचना को हम कहते हैं संयुग्मन सम्मिश्रण। संयुग्मन सम्मिश्रण। बेटा आप बहुत अच्छे से पढ़ेगा, अभी ये लेक्चर 20 मिनट चलने वाला है, ठीक है। संयुग्मन सम्मिश्रण माने साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये किसका बना हुआ होता है? ये प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, और इसमें समजात गुणसूत्र आके एक दूसरे से आकर्षित होकर एक साथ चिपक जाते हैं इस सम्मिश्रण के कारण। तो इस अवस्था को आप कहते हैं जाइगोटीन या जाइगोनीमा। जाइगोटीन या इसे हम कहते हैं जाइगोनीमा। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इसमें होता है संयुग्मन। संयुग्मन माने सिनैप्सिस, इंग्लिश में कहते हैं साइनैप्सिस। ये चीजें आपको बहुत ध्यान देने वाली हैं। अब ये जो संरचना बनी है, इस गुणसूत्र में भी एक क्रोमैटिड है, इस गुणसूत्र में भी एक क्रोमैटिड। क्रोमैटिड क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं। तो इसको हम कहते हैं डियाड। क्या कहते हैं? डियाड। जब दो क्रोमैटिड एक साथ व्यवस्थित हों तो उसको डियाड कहते हैं। समजात गुणसूत्रों की एक एक क्रोमैटिड जब संयुग्मन करे तो उसको डियाड कहते हैं। अब आती है अगली अवस्था। अब गुणसूत्र मोटे दिखाई देने लगते हैं, तो ये वाला सफेद वाला गुणसूत्र इस तरीके से ऐसे, ये नंबर 6 है, और ये भी नंबर 6 है, ये दोनों समजात गुणसूत्र हैं। इसकी ये दो क्रोमैटिड्स हैं, इनको आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स, बहने क्रोमैटिड्स, और ये जो लाल वाली आपस में, इनको भी सिस्टर क्रोमैटिड्स। इस क्रिया में दो समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, लाल और सफेद आपस में क्या हो गई? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये आपस में आनुवांशिक तत्व का आदान प्रदान करती हैं, और इस विधि को हम कहते हैं जीन विनिमय, माने क्रॉसिंग ओवर। इसमें भी दो क्रोमैटिड्स हैं, इसमें भी दो क्रोमैटिड्स हैं, तो कितनी क्रोमैटिड्स हो गई? 2 और 2 4। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टेट्राड। क्या कहते हैं? टेट्राड। तो क्रॉसिंग ओवर कौन सी अवस्था में होती है? टेट्राड अवस्था में। टेट्राड। अगर यही हम परागकण पढ़ रहे होते तो टेट्राड को परागकण में हम चतुष्क कहते हैं, यहां नहीं कहते, यहां टेट्राड ही कहते हैं। और इस अवस्था को हम कहते हैं पैकिटीन या पैकिनीमा। पैकिटीन या पैकिनीमा। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है जीन विनिमय के लिए। जीन विनिमय माने क्रॉसिंग ओवर, जो विषय हमने पढ़ना शुरू किया था। और ये जो आपस में दोनों हैं, ये कौन है? ये हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्रोमैटिड्स, ये भी और ये भी आपस में। समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के मध्य आनुवांशिक तत्व के आदान प्रदान को
जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और ये अर्धसूत्रण की पूर्वावस्था एक की पैकेटीन उपावस्था में होता है। ठीक है, तो ये था पहले, इसके बाद ये अवस्था आई, इसके बाद ये अवस्था आई। अब क्या होता है, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऐसे थी अब वो ऐसे हो जाती हैं, लेकिन अभी भी इनके मध्य क्या रहता है, इनके मध्य सिनेप्टोनीमल सम्मिश्रण रहता है। अब वो धीरे धीरे अगली अवस्था में घुलना शुरू होएगा, लेकिन जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई है वहां पर वो रहता है। और एक और बात, पैकेटीन में जीन विनिमय कराने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, उसका नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ये आपने कोशिका विभाजन में पढ़ा है। अब क्या होता है, ये अलग अलग हो जाते हैं, और सिर्फ कहां पर जुड़े रहते हैं, जहां पर जीन विनिमय हो रखा है। ठीक है, तो जो सफेद वाले जीन्स थे वो कहां चले गए, यहां पर। और जो लाल वाले जीन्स थे वो कहां चले गए, यहां पर। तो ये जो आदान प्रदान किया हुआ हिस्सा होता है ये एक्स आकृति का होता है, देखो ऐसे एक्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं कायस्मेटा। क्या कहते हैं, कायस्मेटा। और बहुवचन क्या होता है, कायस्मा। तो ये है आपका कायस्मेटा। और ये कब दिखाई देता है, ये दिखाई देता है डिप्लोटीन अवस्था में। तो इस अवस्था को हम कहेंगे डिप्लोटीन। और डिप्लोटीन का प्रमुख लक्षण क्या होता है, डिप्लोटीन का प्रमुख लक्षण होता है कायस्मेटा प्रदर्शन। ठीक है, माने कायस्मेटा अपीयरेंस। अब इसके बाद जो कायस्मेटा होता है वो गुणसूत्र के छोर की तरफ मुड़ता है, मतलब चला जाता है, और यहां। ठीक है, ठीक, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, इस अवस्था को हम कहते हैं पारगति क्रम। ठीक है, पार गति क्रम, या फिर अंग्रेजी में इसे कहते हैं डायाकाइनेसिस। ये पूर्वावस्था की सबसे अंतिम अवस्था होती है, और इसमें जो कायस्मेटा है वो गुणसूत्रों के छोर की तरफ चले जाते हैं, और इस क्रिया को कहते हैं उपांति भवन। उपांति भवन माने टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्धसूत्रण। इसकी वजह से लाल वाले गुणसूत्र में सफेद जीन्स आ गए, सफेद वाले में लाल, मतलब माता वाले में पिता के, पिता वाले में माता के। अब ये अगली पीढ़ी में जाएगा तो जीन विनिमय के कारण क्या होता है, जीन विनिमय के कारण होती है पुनर्योजन। मतलब इसके कारण पुनर्योजन माने रिकॉम्बिनेशन, किसका, जीन्स का,
रिकॉम्बिनेशन होता है। इसके कारण जीन्स का पुनर्योजन होता है। ठीक है, अब मॉर्गन ने, मैंने आपको बताया था जब मॉर्गन पढ़ाया था, इन्होंने कायस्मा प्रकार की परिकल्पना दी थी और इन्होंने बताया था कि कायस्मा के कारण जीन विनिमय होता है। लेकिन अब हमें पता चल गया कि जीन विनिमय के परिणाम स्वरूप कायस्मेटा दिखाई देता है, इसलिए वो परिकल्पना ही रह गई। और ये जो है ये हम पढ़ेंगे, अच्छा वो हम संलग्नता में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो क्रॉसिंग ओवर, जो जीन विनिमय शब्द है वो किसने दिया था, तो वो यहां पर लिखते हैं, शब्द जीन विनिमय मॉर्गन ने दिया था, थॉमस एंड मॉर्गन ने, मॉर्गन द्वारा। अगर कोई आपसे सन भी पूछे तो आपको याद होना चाहिए, बड़ा सरल है, 1910 में। ठीक है, खोज देखा जेनसन ने था, लेकिन जेनसन कुछ खास बता नहीं गए। मॉर्गन ने कहा कि जीन विनिमय और उसके द्वारा होने वाला पुनर्योजन जीन्स के मध्य दूरी का एक लक्षण है। वो कैसे है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं जीन विनिमय के प्रकार। अच्छा, एक और चीज ये मैं यहां लिख रहा हूं, जीन विनिमय, जीन विनिमय 4 सूत्रीय अवस्था में, 4 सूत्रीय अवस्था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, माने 4 स्ट्रैंड स्टेज में ही होता है। समझ में आ रहा है, जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो 4 सूत्रीय अवस्था में होती है। तो एक सूत्र मतलब एक क्रोमैटिड, आप इसके नीचे लिख लीजिए, जहां एक सूत्र एक क्रोमैटिड को प्रदर्शित करता है। तो इस अवस्था में नहीं हो सकती क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के लिए चारों क्रोमैटिड्स आपको साफ साफ दिखाई देने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे जीन विनिमय के प्रकार। देखिए इधर, जीन विनिमय के प्रकार। माने टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो है ये बड़ा सरल है, इसमें हम ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं। पहला जो जीन विनिमय होता है वो होता है एकल जीन विनिमय। नंबर 1, एकल जीन विनिमय, माने सिंगल क्रॉसिंग ओवर, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। इसमें जो जीन विनिमय होता है वो सिर्फ एक ही स्थान पर होता है। जैसे मैंने ये गुणसूत्र बनाया है, ऐसे बनाता हूं सरल सा, ऐसे धागे के रूप में, और इसमें सिर्फ एक ही स्थान पर जीन विनिमय हो रहा है, इस तरीके से। ठीक है, फिर नंबर 2 है द्विक जीन विनिमय, माने डबल क्रॉसिंग ओवर। द्विक जीन विनिमय माने डबल क्रॉसिंग ओवर। इसमें जो जीन विनिमय होता है वो 2 स्थानों पर होता है। ठीक है, 2 स्थानों पर कैसे होता है, इस तरीके से।
हो गया 2 स्थानों पर। अब है नंबर 3, ये है बहु जीन विनिमय, माने बहु जीन विनिमय माने मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। बहु जीन विनिमय में क्या होता है, इसमें जीन विनिमय 2 से अधिक स्थानों पर होता है। जैसे ये भी कई तरीके से हो सकता है, जैसे इस तरीके से चारों क्रोमैटिड्स ने भाग लिया, या फिर ये इस तरीके से भी हो सकता है। समझ में आया? एक से ज्यादा स्थानों पर ये हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बहु जीन विनिमय। वैसे एक प्रकार का जीन विनिमय और होता है जिसको हम कायिक जीन विनिमय कहते हैं, वो हम पढ़ाते नहीं हैं, उसको सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये कब होता है? ये होता है कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाओं में जब अर्धसूत्रण अगर होता है तो, ठीक है। तो उसमें भी ये किस किस जीवों में होता है? एस्परजिलस नाइजर में और पेनिसिलियम में। एस्परजिलस नाइजर शैवाल है और पेनिसिलियम नोटेटम कवक है, तो ये आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसके कारण, जीन विनिमय के कारण क्या होता है? इसके कारण होता है पुनर्योजन, माने रिकॉम्बिनेशन। लेकिन अब रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन पढ़ने से पहले हमको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पढ़ना होगा जिसे हम सहलग्नता कहते हैं। इस विषय का मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं, क्योंकि ये बड़ा पसंद है और पता नहीं क्यों बच्चे इसको एनसीईआरटी से पढ़ के हवा बना लेते हैं कि बड़ा कठिन है। कठिन कुछ भी नहीं है। मैंने आपको क्रॉसिंग ओवर पढ़ाया है, उसी तरीके से बहुत सरल शब्दों में हम पढ़ेंगे सहलग्नता माने लिंकेज, लेकिन वो हम कल पढ़ पाएंगे। ठीक है बेटा, आप अच्छे से पढ़िए और जो भी आपको समस्याएं आए, डाउट्स आए, वो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी परेशानियां उसमें साझा कीजिए। तो आपका दिन शुभ रहे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चले। धन्यवाद।